क्वेश्चन नंबर 17, अगेन ये 17 क्वेश्चन जो है कम्युनिकेशन का भाग है और यहाँ पे आपको बोला गया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो वो कह रहा है कि बॉडी लैंग्वेज जब आप इस्तेमाल करते हो तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जो प्रोक्सिमिक्स होता है वो डिस्टेंस पे बात करता है, यानी कि किससे कितनी दूरी में रह के बात करनी चाहिए। क्रोनोमिक्स जो होता है वो टाइम से रिलेटेड बात करता है। हैप्टिक्स जो होता है वो हैंड मूवमेंट से बात करता है। लेकिन जो बचा हुआ काइनेसिस जो होता है ये आपका पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज पे बात करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज ओरली करते हैं या कोई भी आप लिख के करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में स्टोरी टेलिंग है। तो स्टोरी टेलिंग आप वर्बली करते हैं, मुंह से बोल के करते हैं, तो ये सबसे इफेक्टिव फॉर्म है कम्युनिकेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड, यानी कि जो भी आपका मैसेज है, आप जो भी मैसेज दे रहे हो वो किसके थ्रू आप ट्रांसमिट करोगे, किसके थ्रू आप भेजोगे। तो ऑब्वियसली बात आप किसके थ्रू भेजते हो, चैनल के थ्रू भेजते हो, क्योंकि ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई हुई है। सबसे पहले सेंडर होता है, इनकोडर होता है, उसका मैसेज होता है और बीच में होता है आपका चैनल जिसके थ्रू आप मैसेज भेजते हो। और ये मैसेज डिकोड करता है कौन, रिसीवर, और फिर रिसीवर अपना क्या देता है, एक फीडबैक देता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ लोग इसका आंसर डी भी लगा के आए हैं, कुछ लोग इसका आंसर सी लगा के आए हैं। तो अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका फिर से एमपी सेट की जो आंसर की होगी उस पर डिपेंड करेगा। पर मेरे हिसाब से देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हेल्प द टीचर टू मैक्सिमाइज द लर्निंग आउटकम इन द क्लासरूम। जब भी टीचर एक क्लास में पढ़ा रहा है तो उसका फोकस ही ये होता है कि जो लर्निंग आउटकम है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका मैथ का पोर्शन। और एमपी सेट में कभी भी रूट वगैरह के सवाल नहीं आते। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये एमपी सेट का पेपर था वो पिछले जो 2017, 2022, 2024 में जो एग्जाम हुए उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था। और अगर पेपर टफ है तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ कम जाने की संभावनाएं बिल्कुल बनती हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन दूर से देखने में लग रहा होगा कि ये रूट में क्या ही लिखा है, पर कुछ भी नहीं है, पर सिर्फ हमें भाग देना है। अगर आप गौर से देखोगे तो 2 का भाग अगर आप 8 में दोगे तो आपका आता है 4, यानी कि शुरुआत में 4 होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन डी खत्म। अगर आप रूट 3 का भाग 15 में देंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या आएगा, रूट 5 आएगा। तो 4 रूट 5 आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी में, जिसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। देखिए अब इसको करने के अपने अपने क्या होते हैं, तरीके होते हैं। कुछ लोग इसको 1 क्यूब माइनस 1 से भी कर सकते हैं। एक का क्यूब 1 होता है और एक में से आप 1 हटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0। 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब 8 होता है और 8 में से आप 2 हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6। उसी तरह 3 का क्यूब माइनस 3, 27 माइनस 3 कितना होता है, 24। उसी तरह 3 ये हुआ, 4, 5, अब 6 पे चलते हैं। तो 6 का क्यूब माइनस 6, तो 216 माइनस 6 आपका होता है 210। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को मैं दूसरे मेथड से भी बता सकता हूं। ठीक है, तो अगर आप इनका सिर्फ डिफरेंस निकालते जाओ, इसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस 18 है, इसका डिफरेंस आपका 36 है, इसका डिफरेंस आपका 60 है। इसका डिफरेंस निकालोगे 18 है, इसका डिफरेंस 18 है, इसका डिफरेंस आप निकालोगे तो 4 और 24 है। इस तरीके से आप इस सवाल को भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है और इसमें लोग बहुत सारे फॉर्मूले लगा रहे हैं। अगर आप देखोगे और टीचर्स को तो वो उसमें क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला लगाते हैं जिससे सवाल की कैलकुलेशन क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। तो स्टूडेंट अक्सर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नॉर्मल सा काम करना है। आपको पता है कि हर चीज की वैल्यू कितनी होती है, 100। अगर 100 में मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई भी किताब उसने 27.50 रुपए में बेची तो उसको 10% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरी कोई किताब है उसका मान है 100, और अगर मैंने वो किताब जो 100 रुपए की थी वो मैंने 10% के प्रॉफिट पे अगर मैंने बेच दी तो वो कितने की हो गई, 110 की। तो हमारे हिसाब से तो 10 की हुई,
लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो कितने की है, 27.50 की, यानी कि 110 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 27.50। तो आप एक की वैल्यू निकालोगे तो एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 27.50 अपॉन 110। आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, सीपी पूछा है आपसे, तो सीपी के में आप 100 की वैल्यू पूछी तो आप 100 का गुणा कर दीजिए, और जब आप इसको भाग दोगे तो आपका ये आ जाएगा 25। तो 25 आपका क्या हो जाएगा, सीपी क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन ने आगे आपसे बोला कि अगर मैं ये किताब 25.75 रुपए में बेच दूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए अभी मैंने सीपी निकाला कितना, 25, यानी कि मैंने कोई भी चीज अगर 25 रुपए में खरीदी और मैंने 25.75 रुपए में बेची तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है 0.75 का। तो ये मेरा प्रॉफिट निकल आया। और क्वेश्चन आपसे पूछता प्रॉफिट कितना है तो उसका आंसर ये हो जाता, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज आपको पता है कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो अब जब इसका भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 से निकल आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 3%। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी में हमें 3% देखने को मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है ये कंपैरेटिवली ये एमपी सेट का क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के हिसाब से है, एमपी सेट के हिसाब से इतना टफ क्वेश्चन हम नहीं देते। चलिए फिर भी इन्होंने दिया है तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिल्ली है और ये है मीरठ। यहां से एक लड़का है ए, एक है बी, ये दोनों चलना शुरू करते हैं। ए है उसकी जो स्पीड है वो 4 कम है, और जब बी पूरी डिस्टेंस चल के वापस लौट रहा होता है तब ए से उसकी मुलाकात होती है। ये चीज इसमें बोली गई है। तो देख लीजिए, तब मान लेते हैं बी की स्पीड है x, ए की स्पीड क्या बोल रहा है वो 4 कम है, यानी कि x-4। अब देखिए, अब बी, अब इसकी पूरी डिस्टेंस दी गई है 60, जब बी ये 60 डिस्टेंस कवर कर लेता है और लौट के वो 12 कवर करता है, यानी कि तो मुझे बताओ तो टोटल इसने बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 72। और जब ये 12 पे यहां आया तब ए यहां से यहां तक पहुंच पाया। तो अगर ये पूरी डिस्टेंस 60 थी और 12 ये इसने ऑलरेडी कवर कर लिए, तो ए ने कितनी कवर की होगी, बची हुई 48। यानी कि तो बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 72, ए ने कितनी की कवर की, 48। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, अब इसके बाद हमें टाइम निकालना है। तो देख लीजिए, तो अगर मैं बी की बात करूं तो बी की स्पीड है 72 और इसकी स्पीड है x। ए ने कितना कवर किया है, ए ने डिस्टेंस कवर की है 48 और ए की स्पीड कितनी है, x-4। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 12। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ए की स्पीड कितनी है, तो ए की हमने स्पीड कितनी मानी थी, x-4, और x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 12। तो 12 में से जब आप 4 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन आया है ये एग्जाम में। आपसे पूछा गया है कि राजू को अगर हम इतना लिखते हैं, जंक को इतना लिखते हैं, तो रैंक को क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आर, तो आर को मैं किससे लिख रहा हूँ, 11 से, यानी कि मेरी शुरुआत में क्या होना चाहिए, 11। खत्म, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 26 क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन आपका आया है लॉजिकल रीजनिंग से, और लॉजिकल रीजनिंग में हमारी जो पहली क्लास होती है, हम पहली ही क्लास में आर्ग्यूमेंट और रीजनिंग के बारे में बताते हैं, जिसमें हम बताते हैं आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में। और डिडक्टिव रीजनिंग को याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। पुलिस में कोई एक पोस्ट होती है जो डी से स्टार्ट होती है, डीजीपी। तो डी से होता है डिडक्टिव, जी से होता है जर्नल, और पी से होता है पर्टिकुलर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्टेटमेंट के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से पढ़ोगे तो बी में लिखा है कंक्लूजन कैन नॉट बी फॉल्स इफ प्रीमाइसेस आर ट्रू, यानी कि अगर आपकी प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 अगर सही हैं तो आपका कंक्लूजन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब अगेन इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, ये पूरा का पूरा डाउट वाला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ऑल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, नो को करते हैं ई से, सम को करते हैं आई से। लेकिन आप गौर से देखोगे तो इसमें आई कहीं नहीं लिखा है, इसमें 1 1 लिखा है।
तो आप इस बेस पे भी इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। इसके अलावा सम नोट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, ना कि जीरो से, और इन्होंने ये जीरो लिख के दिया है। तो आप एक तरह से इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा रीजन इसका ये है, इसमें ये क्रॉस दिया है, और एमपी सेट 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन दिया गया था, तो उसके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सी। लेकिन आप और टीचर्स की बात करोगे तो और टीचर्स का आंसर डी भी बता रहे हैं। यानी कुल मिला के ये अगेन किसका सवाल है, डाउट का सवाल है। तो आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा तो सभी को 1 मार्क्स आपको फ्री का मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डायरेक्टिव फंक्शन है। डायरेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है ऑर्डर देना, हम किसी को ऑर्डर दे। देखिए सम डॉग्स आर फ्रेंडली, ये हम ऑर्डर नहीं दे रहे। आई फील हैप्पी टुडे, मैं खुश हूं आज, ऑर्डर नहीं है। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ये आप बात कह रहे हो। लेकिन क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो क्या दे रहे हो आप, एक ऑर्डर दे रहे हो। तो इसका आंसर क्या है, ए। चलिए अगला, ये क्वेश्चन है आपका लॉजिकल रीजनिंग से, इंडियन लॉजिक से। ये क्वेश्चन आपका आया है इंडियन लॉजिक से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि जो अनुमान और प्रमाण है उनमें से इनका कोई कंपोनेंट क्यों नहीं है। तो आपको पता है कि किसी भी चीज में तीन उसके वो होते हैं टर्म। पहला होता है सब्जेक्ट पक्ष, दूसरा होता है रीजन, एक होता है साध्य। व्याप्ति मतलब इनके बीच का रिलेशन, यानी कि हेतु और पक्ष के बीच का रिलेशन हुआ व्याप्ति। यानी ये तीन टर्म आपके होने चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नहीं होता, तो प्रत्यक्ष, परसेप्शन, ये आपका अनुमान का पार्ट नहीं होता। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है देवदत्त जो जीवित है वह घर में नहीं है, उसके घर में ना होने से अनुमान लगाया जाता है कि वह घर के बाहर कहीं है। देखिए जब भी कोई चीज आपके सामने नहीं है और आप अनुमान लगा रहे हो कि वो कोई चीज घर के बाहर है, फॉर एन एग्जाम्पल आप लोग सब स्कूल से आए और स्कूल के आप घर पे आए, तो आपने घर में चिल्लाया मम्मी 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 मम्मी, और मम्मी आपको घर में देखने को नहीं मिली, तो आप क्या सोचोगे कि मम्मी या तो घर के बाहर रही होंगी। तो जब भी ये कंडीशन आपकी बनती है तो इसे कहते हैं हम अर्थापत्ति। किसी चीज के ना होने से आप अनुमान लगाते हो कि वो चीज कहीं और है, ये कहलाती है अर्थापत्ति। तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉपुलेशन और सैंपल में इनमें सबसे सटीक ऑप्शन क्या रहेगा। तो आप सबको पता है जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में से ही हम क्या निकालते हैं, सैंपल निकालते हैं। यानी कि पॉपुलेशन हमारा एक बड़ा दायरा होता है, उसके अंदर हम छोटा दायरा निकालते हैं सैंपल का, यानी कि अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा मेथड डाटा क्लासिफिकेशन का है। देखिए न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल, ऑर्डिनल, ये आपका नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी ये रिसोर्स का पार्ट होता है। डिस्क्रीट, बाइनरी, कंटिन्यूअस ये आपके आईसीटी का पार्ट होता है। लेकिन क्लास इंटरवल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये सब किसका पार्ट है, आपके डाटा क्लासिफिकेशन का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की मैं बात करता हूँ, नॉमिनल मेजरमेंट। ये जब मैंने आपको ऑर्डर और स्केल ऑफ रिसर्च मैंने पढ़ाई थी, तब मैंने आपको ये पढ़ाया था नॉमिनल के बारे में। तो मैंने नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल, ये चारों पढ़ाए थे। तो नॉमिनल क्या होता है, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। ये शुरू होता है NOM से, यानी कि इससे मिलता जुलता हमारे पास शब्द होता है नेम, नॉम, नेम। नेम मतलब जब भी हम किसी का नाम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए मीजरिंग इन वेट, वेट केजी नंबर्स में नापा जाता है, ऑप्शन नहीं हो सकता। मीजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर नंबर में नापते हैं, नहीं हो सकता। मीजरिंग हाइट इन इंचेस, ये भी नंबर में नापते हैं, ये भी नहीं हो सकता। क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर एज अ मेल एंड फीमेल, ये क्या दिए गए आपके नाम। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है द रिग्रेशन इक्वेशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आप इसको आउट ऑफ सिलेबस ना मानो तो ये बहुत ही ज्यादा डेप्थ का पार्ट है, एमपी सेट के हिसाब से क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन कॉमर्स से क्वेश्चन है। कॉमर्स में जो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो तो उसके अंदर का पार्ट होता है रिग्रेशन इक्वेशन। इसका आंसर होता है बाई रिप्रेजेंट करता है जब बाई डिपेंड होता है एक्स पे और ए बी की आपकी कांस्टेंट रहते हैं, तो बाई के बराबर होता है ए प्लस बी। अब इसके बाद एरर्स की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है आपको,
ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है टाइप्स ऑफ एरर में। जब मैंने आपको रिसर्च पढ़ाई थी तो रिसर्च में मैंने जब आपको बताए थे एरर्स, तो मैंने आपको दो तरीके के एरर्स बताए थे, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। और ये जो टाइप 1 एरर होता है ये महापाप होता है। ये क्या होता है? ये होता है महापाप। और टाइप 2 होता है सिर्फ पाप। यानी कि अगर आपका टाइप 2 और टाइप 1 में मैंने आपको बताया था, तो उसमें पूछा गया है टाइप 1 एरर। तो टाइप 1 एरर होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वाईफाई इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए कि जिसने भी ऑल ऑफ द अबव लगाया वो तो सबसे पहले गलत है, ठीक है, क्योंकि वाईफाई जो होता है वो आपका पर्सनल होता है। अगर मान लीजिए कोई कोचिंग है और कोचिंग में वाईफाई लगाए तो वो सिर्फ उस कोचिंग का वाईफाई है। अगर आप घर में हो, आपके घर में वाईफाई लगाए तो वो आपके घर का वाईफाई है, समझ रहे हो? तो वैन नहीं होता, मैन नहीं होता, आपका होता है लैन, वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी। चलिए ये क्वेश्चन आईसीटी से आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 37। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप लोग YouTube पे कुछ भी अपलोड करते हो, यानी कि ह्यूमन इंटरनेट पे कुछ भी करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अपलोडिंग। और जब भी हम इंटरनेट से कुछ भी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। तो इसका सीधा सा आंसर क्या था? डाउनलोडिंग। अगर आप इंटरनेट से कोई भी फाइल लेते हो तो उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। चलिए इसके बाद द विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम यूज्ड फॉर क्लोजिंग अनरिस्पॉन्सिव प्रोग्राम। जब भी आपके पास अनरिस्पॉन्सिव प्रोग्राम आ जाता है जिसको आप बंद करना चाहते हो तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? टास्क मैनेजर का, जिसको आप दबाते हो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस्केप, और आप इसको दबाते हो आपके पास क्या खुल के आता है? टास्क मैनेजर। चलिए इसके बाद एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को आप अच्छी तरह से जानते हो। एमएस वर्ड क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें आप क्या करते हो, आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि आप कोई डॉक्यूमेंट है आप उसको सिर्फ नॉर्मली बनाना चाह रहे हो तो वो आपका क्या है? एमएस वर्ड। तो बस एमएस वर्ड के बारे में आपसे पूछा गया है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40। अब वॉर्म इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट, देखिए चलिए मैंने आपको जब ये टॉपिक कराया था मैंने आपको मालवेयर्स के अंदर, मालवेयर्स ऑफ कंप्यूटर, तो उनमें से वायरस होता है और वायरस के ही जैसा होता है वॉर्म। वॉर्म क्या करता है? खुद को रिप्लिकेट कर लेता है, मतलब जैसे आपके फाइल में रखा हुआ और वो खुद से बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या ये एक मालवेयर होता है? ऑफ कोर्स ये एक मालवेयर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही है। और ये क्या करता है? क्रिएट एन इमेज ऑफ इटसेल्फ इन अ फाइल और अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अ डिस्क, यानी कि खुद की क्या बना लेता है? इमेज बना देता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या लिख के आ जाएगा? ऑल ऑफ द, ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं। तो 41 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस एनवायरमेंट फ्रेंडली है? देखिए अगर आप इन चारों ही गैसेस को देखो तो चारों ही गैस एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं, लेकिन ये जो तीन गैसें हैं ये फिर भी कार्बन प्रोड्यूस करती हैं। और जो हाइड्रोजन गैस होती है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बन प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगेन जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पीडीई से है। और मैंने आपको पीडीई पढ़ाया था शुरुआत में, ये तीसरी या चौथी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कि दो तरह के गोल दिए गए थे, एक एमडीजी दिया गया था, एक एसडीजी दिया गया था। एमडीजी के अंदर हमने 8 गोल के बारे में बात की थी, एसडीजी के बारे में हमने 17 गोल्स के बारे में बात की थी। एमडीजी जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 2000 से और कब तक चला था? 2015 तक। एसडीजी शुरू हुआ था वो हुआ था 2015 से और कब तक चलेगा? तो 2030 तक। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट वाज द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग द एमडीजी? तो एमडीजी स्टार्ट हुआ 2000 में और अंतिम डेट, टारगेट डेट क्या थी उसकी? 2015। तो ऑप्शन में 2015 आपको ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पोडोजलाइजेशन, लेटराइजेशन और सेलिनेशन। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, ये वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। सेलिनेशन होता है वो आपका एरिड एंड सेमी एरिड में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए का 2 आंसर होने चाहिए। तो ए का मैं 2 की बात करूं सिर्फ, तो ए का 2 हमें ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। चलिए इसके बाद द साइक्लोन हुडहुड
हिट द कोस्ट ऑफ विच स्टेट। ये क्वेश्चन मैंने आपको जब मैंने पीडी कराया था, पीडी के अंदर जब मैंने आपको साइक्लोन करा रहा था और साइक्लोन के अंदर मैंने आपको होमवर्क भी करने को दिया था, तो हुडहुड कहाँ पे आया था? आंध्र प्रदेश में। इस साइक्लोन था, उसका नाम रखा गया था हुडहुड। इसके बाद अगला, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ICISA। और जिन लोगों ने ये नहीं भी पढ़ा हो वो भी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते, यहाँ पे सन के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे सोलर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो इससे हम कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। इसके अलावा अब क्वेश्चन है अगला आपका, ये यहाँ से शुरू होता है आपका HES, हायर एजुकेशन सिस्टम। अब मैं यहाँ से बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड इन 1904 बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ रिले कमीशन। तो आपको पता है कि 1902 में कमीशन आई थी, यूनिवर्सिटी कमीशन, और इसी को 1904 में क्या बना दिया था? इस कमीशन को एक्ट बना दिया गया था। वो कमीशन थी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन 47 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डिस्कवरर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। तो कुछ लोगों ने जैसे ही ऑप्शन नंबर 2 पढ़ा होगा और वो जल्दबाजी में क्या लगा के आए होंगे, ऑप्शन नंबर 2 श्रीनिवास रामानुजन, क्योंकि इनसे आप फैमिलियर हो। पर इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि आपसे मैथमेटिक्स का नहीं बल्कि आपसे वैदिक मैथमेटिक्स का फाउंडर पूछा गया है, तो वो है शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर की मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1948 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की मैं बात करूं, द नेशनल कमीशन was established in, तो इसका जो आंसर है तो आप देख लेते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका नेशनल मेडिकल कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच